हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू एनी क्लासेस। तो आप आज हमारा टॉपिक है बेटा आवर सोलर सिस्टम्स, यानी कि जो हमारा सौर परिवार होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या आता है। ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, तारे आते हैं, या फिर और क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी डिस्टेंस होती है, कितनी दूरी पे ये स्थित होते हैं, कैसे हम इनको देख सकते हैं। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रखा है बेटा बियॉन्ड अर्थ। चैप्टर है हमारा क्यूरियोसिटी बुक का और 12 नंबर चैप्टर है क्लास 6 का। कल हमने बेसिक इसके अंदर पढ़ लिया था कि भाई जब हम तारे देखते हैं तो कैसे एक्टिविटी करके उनको यूज करते हैं, यानी कि एक्टिविटी की सहायता से हम उनको कैसे घर पे देख सकते हैं। उससे बेसिक हमने डिस्कस किया था कि चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली आवर सोलर सिस्टम्स, यानी कि जो हमारा सौर परिवार होता है उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास दी सन, यानी कि जो सूरज है हमारे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द सन इज ए स्टार। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट spherical ball of gases. The sun give out a huge amount of energy and that is why it glows so brightly. इसने क्या बोला है कि बेटा जो सन होता है वो एक तारा है, और ये क्या है, ये क्लोजेस्ट टू अस, यानी कि जो हमारे सबसे निकट का जो तारा है वो कौन सा है, वो सूरज है, यानी कि सन है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी हॉट गैसेस होती हैं और ये हॉट गैसेस से भरा होता है। स्पेरिकल बॉल शेप इसकी शेप होती है। ठीक है, द सन गिव आउट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज व्हाई इट ग्लो सो ब्राइटली। जो सूरज होता है उसके पास ह्यूज अमाउंट के अंदर एनर्जी होती है, इसी वजह से वो क्या करता है, ग्लो करता है और ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, the sun produced heat and light and is the main source of energy on the earth. जो सूरज होता है वो क्या है, वो मेन सोर्स होता है पृथ्वी के ऊपर, मुख्य सोर्स होता है किसका, हीट और लाइट का, और ये मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर किसका, एनर्जी का। क्लियर। हाउ बिग इज द सन, यानी कि जो सूरज है वो कितना बड़ा है। इट इज अबाउट 100 टाइम बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर। ये क्या है, 100 टाइम बिगर है देन अर्थ से, यानी कि जो अर्थ का व्यास है, डायमीटर जिसको हम व्यास बोलते हैं, ये क्या है, ये सूरज कितना विशाल है, ये कितना बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा। ये जो अर्थ होता है, पृथ्वी का व्यास जो होता है उससे लगभग 100 गुना बड़ा होता है। ठीक है, then the okay, and still it looks so small because it is very far from the earth. लेकिन ये हमें साइज के अंदर छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है सूरज और अर्थ के बीच में वो ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही वो चीज हमें स्मॉल दिखाई देगी, जितना पास होगा वो चीज हमें बड़ी दिखाई देगी। क्लियर, यहाँ तक आगे चले। The distance of the sun from the earth is about 150 million kilometers. जो डिस्टेंस है पृथ्वी से सूरज के बीच में वो लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यूजफुल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम्स इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो दूरी मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, कौन सी यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AU। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लिखते हैं AU। इसे सोलर सिस्टम्स के अंदर इसका डिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज हम सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है उनको मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखो मोर टू नो के अंदर हमारे पास क्या है और हमें क्या क्या जानने की जरूरत है। देखो, द सन बीइंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ वाज एलिवेटेड इन मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू द स्टेटस ऑफ ए डीटी। यानी कि इसने बताया कि जो सूरज है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, एक चमकीला तारा बोल सकते हो जिसको, या फिर आप क्या बोल सकते हो, पिंड बोल सकते हो, नक्षत्र बोलते हो, जो भी है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और हीट का भी सोर्स ऑफ हीट है अर्थ के लिए। ठीक है, अब सन है, सन को हम एंशियंट सिविलाइजेशन से ही सन को एक पूजनीय रूप में हम इनको देखते आ रहे हैं, क्योंकि जो सूरज है पहले भी सूरज के लोग पूजा करते थे और आज के टाइम में भी हम लोग सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको जल अर्पण करते हैं। ठीक है,
तो इसी ये बताया गया है कि जो एंशिएंट टाइम था, सिविलाइजेशंस थी, उसके अंदर जो सूरज था वो क्या करता था, देवता के पद से उसको प्रतिष्ठित किया गया था। द हीट प्रोवाइडेड बाय द सन कीप ऑन द अर्थ एट टेम्परेचर दैट मेक लाइफ पॉसिबल, यानी कि जो सूरज होता है वो पृथ्वी पर हीट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जीवन संभव है अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर्स को मेंटेन करके रखता है। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो विच प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो सनलाइट होती है वो प्लांट्स के लिए जरूरी होती है। ठीक है, और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट सनलाइट से अपना फूड तैयार करते हैं, और जो वो फूड तैयार करते हैं तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए जरूरी होती है, दोनों के जीवन के लिए जरूरी होती है। ठीक है, द सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल्स, विंड, ऑल ऑफ विच आर इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। जो सन होता है वो इन सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन कौन सी चीजें, जिसके अंदर हवा आ गई, वेदर आ गया, सीजन्स आ गए, वाटर साइकिल्स आ गई, यानी कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर वाटर साइकिल है, हमारा वेदर्स है, यानी कि मौसम कैसे चेंज होते हैं, कैसे हम उसका पता लगाते हैं, कैसे अनुमान लगाते हैं, जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट सस्टेनिंग लाइफ ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का जो जीवन है उसके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था, आवर सन इज आल्सो ए स्टार, जो हमारा सूरज है वो भी एक तारा है। ठीक है, so how it is that the sun appear big and light up the sky while the other star look like bright dot in the night sky and are not even visible during the daytime। जो सन है वो भी एक स्टार है, तारा है। ठीक है, लेकिन जो सन है वो हमें बिगर दिखाई देता है दूसरे जो आसमान के अंदर हम तारे देखते हैं उनके कंपैरिजन के अंदर, और ये ज्यादा ब्राइट भी दिखाई देता है। और जबकि जो दूसरे तारे होते हैं वो आसमान में हमें रात के समय दिखाई देते हैं और एक डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, या फिर कभी कभी जब आसमान में बादल होते हैं, मौसम खराब होता है, तो वो भी हमें दिखाई नहीं देते, और दिन के टाइम में भी ये हमें दिखाई नहीं देते। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो, however the sun is much closer to us than the other star, hence it appear much bigger than the stars। जबकि जो सूरज है वो क्या है, वो हमारे ज्यादा पास में है दूसरे स्टार के कंपैरिजन में, इसकी वजह से ये हमें क्या दिखाई देता है, ये हमें बिगर दिखाई देता है दूसरे स्टार्स की वजह, दूसरे स्टार के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्थ से जो सन है वो पास में है, तो इसलिए ये हमें साइज में बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में ये हमें बड़ा दिखाई देता है। एज द स्टार अदर देन द सन, यानी कि जो सूरज को छोड़ के जितने भी स्टार है वो क्या है, फर्दर अवे दे अपीयर लाइक पॉइंट, यानी कि वो दूर हैं जिस वजह से वो हमें पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं। इवन दो सम ऑफ दोज स्टार्स आर बिगर, हालांकि कुछ जो स्टार हैं वो सूरज से बड़े हैं, अदर देन आवर सन, हमारे सूरज से बड़े हैं ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऑफ द सन। दिन के समय में हम उनको इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो सूरज की ब्राइटनेस होती है, जो सूरज का चमकीलापन होता है, इसकी वजह से हम दूसरे स्टार्स को, इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू दी अदर स्टार, तो दूसरे स्टार्स को हम नहीं देख पाते। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ऊपर उसका आंसर है। ओके, आगे देखो, मोर टू नो के अंदर क्या है, द स्टार नियरेस्ट, the star nearest to us after the sun is Proxima Centauri, which lie at a distance of about 2,69,000 astronomical unit. This means that its distance is about 2,69,000 times our distance to the sun। अब इसने बता दिया कि भाई सूरज के बाद में जो सबसे अधिक निकट तारा है वो क्या है, वो प्रोक्सिमा सेंटाउरी है हमारे पास। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, स्टार जो सूरज के बाद में सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे पास, तारा है, वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2,69,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि AU। ठीक है,
दिस मीन दैट इट डिस्टेंस इज अबाउट 2,69,000 टाइम्स आवर डिस्टेंस टू द सन। इसका मतलब ये है कि इसकी जो दूरी है वो सूरज की दूरी से लगभग 2,69,000 गुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर स्टार्स द ओनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई और आर देयर मोर ऑब्जेक्ट विच मे नॉट हैव नोटिस्ड। इसमें पूछा कि क्या आकाश के अंदर केवल तारे ही विद्यमान हैं या फिर और भी चीजें, और भी ऑब्जेक्ट, और भी पिंड हैं जो हम जिनकी ओर हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया है, हमने उनको नोटिस नहीं किया है। तो इसका आंसर है हमारे पास देयर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। आकाश में अनेक से पिंड होते हैं, अनेक से ऑब्जेक्ट होते हैं। Our Earth along with some of these objects and the Sun together form our solar system। जो हमारी पृथ्वी है वो और सूरज, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये सोलर सिस्टम्स को निर्मित करते हैं। जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पिंड होते हैं, दूसरे जो और भी सारी चीजें होती हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट के साथ हमारी अर्थ और जो सन है वो दोनों मिलके क्या करते हैं, सोलर सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सन। इनमें से ज्यादातर जो चीजें होती हैं, ज्यादातर जो पिंड होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि जो मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सन के चारों ओर, वो क्या कहलाता है, वो उसका रिवोल्यूशन टाइम कहलाता है, यानी कि उसकी परिक्रमण कहलाता है। कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो वो उसका क्या कहलाता है, वो रिवोल्यूशन कहलाता है, यानी कि उसका परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास है प्लेनेट, यानी कि जो ग्रह है वो क्या होते हैं। देखो, ए प्लेनेट इज ए लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और ये स्फेरिकल्स ऑब्जेक्ट के जैसे होते हैं, यानी कि ये लगभग गोलाकार पिंड होते हैं। ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों ओर ये चक्कर लगाते रहते हैं। आवर अर्थ इज ए प्लेनेट एज इट रिवॉल्व अराउंड द सन एज शोन इन द फिगर 12.7। जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, यानी कि रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, 12.7 वाले डायग्राम के अंदर द अर्थ टेक नियरली 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। सो जो अर्थ होती है वो 1 साल के अंदर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी कि अपना एक चक्कर 1 साल के अंदर कंप्लीट करती है। Like the Earth, there are other planets that revolve around the sun। जैसे पृथ्वी है उसी प्रकार से दूसरे जो प्लेनेट रहते हैं वो भी क्या करते हैं, वो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है मोर टू नो के अंदर, while revolving around the sun the earth is also rotating about its axis। यानी कि जब क्या होता है, जब सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ जो अर्थ है वो क्या करती है, वो अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती रहती है। मानो ये है उसका एक्सिस है, वहां पे ये घूमती रहती है। ठीक है, ये सन के चारों तरफ परिक्रमा करती है, उसके साथ साथ ये अपने एक्सिस के ऊपर भी घूमती रहती है। ठीक है, और ये चीजें हमने डिस्कस की थी बेटा 7th क्लास का जब हमने चैप्टर किया था, उसके अंदर हमने बता दिया था कि जो अर्थ होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने ओन एक्सिस के ऊपर भी क्या करती रहती है, घूमती रहती है, रोटेटिंग करती रहती है। फॉर वन फुल रोटेशन द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर विच इज कॉल्ड ए डे। यानी कि उसका जो एक रोटेशन है, फुल रोटेशन के अंदर जो अर्थ है वो 24 घंटे लेती है और उस 24 घंटे के टाइम पीरियड में एक दिन बनता है। ठीक है, Like the Earth, other planet also rotate about their axis while revolving around the sun। जैसे अर्थ होती है उसी प्रकार से जो दूसरे ग्रह होते हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ अपने एक्स पर घूर्णन करते रहते हैं। You will learn more about in the next grade। आप इसके बारे में अगली क्लास में और ज्यादा जानेंगे, और वो हमने जान लिया क्योंकि हमने पहले 7th क्लास की स्टडी की थी। ओके, चलो अब ये आता है हमारे पास डायग्राम। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि सन है, सन को सेंटर में दिखा रखा है इन्होंने, फिर सेंटर के बाद क्या किया है, सन के बाद मरकरी है, अर्थ है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है,
ये सारे एक चक्र के अंदर दिखा रखे हैं, एक दूसरे का रिवॉल्व करते रहते हैं, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। सन के चारों ओर घूमने के अलावा ये अपनी ओन एक्सिस के ऊपर भी घूमते रहते हैं। क्लियर? आगे देखो, द 8 प्लेनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यानी कि जो 8 सूर्य से जो बढ़ते क्रम के अंदर इंक्रीजिंग डिस्टेंस के अंदर जो सन के सौर परिवार में जो 8 ग्रह दिखा रखे हैं वो कौन कौन से हैं? सन के बाद आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून, ठीक है। द इनर 4 प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, यानी कि जो 4 ग्रह होते हैं जो सन के पास में है, इनर एरिया के अंदर है, वो कौन कौन से हैं? वो है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। ये 4 ग्रह जो सूर्य के क्लोजेस्ट हैं और उसके इनर सरफेस के अंदर है। इनर यानी कि उसके इनर प्लेनेट है, उसके आंतरिक ग्रह जिसको हम बोलते हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह उसके आंतरिक ग्रह है सूर्य के, ठीक है। ये क्या है? ये स्मॉलर साइज के होते हैं। दे हैव सॉलिड सरफेस विद रॉक ऑन देम। इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? वो सॉलिड होती है और एक चट्टान के रूप में इनका सरफेस होता है, ठोस चट्टानी इनका सरफेस होता है। क्लियर? आगे देखो, फिर आता है हमारे पास मोर टू नो, यानी कि इनके अलावा हमें क्या जानना है और क्या जानना है। From ancient time, various names have been used across India. The planet visible to the naked eye, for example, Budh, Mercury, Shukra, Venus, Prithvi, Earth, Mangal, Mars, बृहस्पति और गुरु, जुपिटर एंड शनि, सैटर्न। यानी कि जो प्राचीन काल से ही ये क्या है? प्राचीन काल से ही बिना किसी जो प्रकाशिक यंत्र की सहायता से केवल आंख से देखने वाले ग्रहों में जो भारत के विभिन्न जितने भी भागों में भाषा और भिन्न भिन्न नामों का जो उपयोग किया जाता था उनमें कैसे बोलते थे? जैसे कि जो बुध ग्रह था, मरकरी जो है उसको बुध बोलते थे, वीनस जो है उसको शुक्र, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति और गुरु को जुपिटर एंड शनि, सैटर्न। ये एक टाइप से निकनेम आप बोल सकते हो इनके, ठीक है। पहले जो प्राचीन काल में बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से लोग नग्न आंखों से इनको देखते थे, तो उन्होंने अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव बना लिया था, उनका अपना अपना अलग अलग नाम दे दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो कि बुध को मरकरी बोलते हैं अब, और शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति और गुरु को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं। क्लियर? आगे चले, देखो, Venus is usually shining at dawn and dusk and is commonly called the morning star or evening stars, even though it is not a star. जो वीनस होता है यानी कि शुक्र जिसको हम बोलते हैं, शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र को हम डॉन और डस्क यानी कि भोर और संध्या का तारा भी बोलते हैं। कॉमनली इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। इसको हम एक चमकता हुआ तारे के रूप में ये दिखाई देता है, इसलिए हम इसको चमकीला तारा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भोर और संध्या का तारा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में इसको देखा जाता है। क्लियर? मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट बिकॉज इट अपीयर रेड। जो मार्स होता है यानी कि जो मंगल ग्रह होते हैं उसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि वो रेड दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द सोइल्स ऑन मार्स इज रेडिश इन द कलर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्स ग्रह होता है यानी कि जो मंगल ग्रह होता है उसकी जो सोइल होती है वो कैसी होती है? रेडिश होती है कलर के अंदर, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? रेड ग्रह बोलते हैं। इसी प्रकार से जो पृथ्वी होती है उसके जो पृथ्वी है हमारी उसके ऊपर उसका एक लार्ज एरिया जो है वो वाटर से कवर है, इसलिए उसको जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें ब्लू दिखाई देती है। इसको इसलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ए लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड दस इट अपीयर ब्लू फ्रॉम द स्पेस। एक लार्ज पोर्शन है अर्थ का, जो अर्थ सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से और ये हमें कैसे दिखाई देता है? ये हमें ब्लू दिखाई देती है, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं, मंगल को हम लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है। शुक्र को हम भोर का या संध्या का तारा बोलते हैं। क्लियर? आगे चलो,
फिर आता है हमारे पास द 4 आउटर मोस्ट प्लेनेट। अभी हमने इनर प्लेनेट के बारे में बात करी थी, इनर प्लेनेट 4 थे, अब आउटर प्लेनेट भी बचे हुए 4 है। तो उसके अंदर आउटर प्लेनेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या है? आर मच लार्जर कंपेयर टू द अर्थ। ये अर्थ के कंपैरिजन में बड़े साइज के होते हैं एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेज, और ज्यादातर ये क्या है? गैसेज से बने होते हैं। These gained gaseous planets have large flat ring-like structures around them, which are made of dust particles and rocky materials. अब इसने क्या बता दिया कि भाई ये अर्थ के कंपैरिजन में क्या होते हैं? बड़े तो होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? गैसों से बने होते हैं, और गैसों में इनके अंदर जो विशाल गैस के ग्रोह के चारों ओर जो विशाल चपटी वलयाकार जो इसके अंदर बोला गया, इसने रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बोला है, ये क्या है? डस्ट पार्टिकल्स या फिर रॉकी मटेरियल से, इन पदार्थों से ये बनी होती है। प्लेनेट गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। ग्रह क्या करते हैं? अपनी जो एनर्जी है वो सूर्य से लेते हैं। सो दी further they are, the colder they are in general. Okay. The presence of an atmosphere on a planet can trap heat which can significantly change the temperatures of planet. इनका कहने का मतलब क्या है कि भाई जो ग्रह सामान्यतः सूरज से जितनी डिस्टेंस पे होगा, फर्दर फार अवे होगा, वो उतना ही ठंडा होगा, जो सूरज के पास में होगा वो उतना ही गर्म होगा। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं वो ताप में जो बड़ा चेंजमेंट आता है वो इसी वजह से आता है। इसी कारण से जो सूर्य जो दैट इज वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज होटर देन मरकरी। इसी कारण से जो वीनस है यानी कि शुक्र ग्रह जो है बुध ग्रह की तुलना में सूरज से अधिक दूरी पे होने की वजह से उससे अधिक गर्म होता है। क्लियर? देर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो। मोर्टूनो के अंदर आगे है हमारे पास देर इज अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो दैट लाइज फर्दर देन नेपच्यून एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। अब इसने बताया कि जो एक प्लूटो नाम का ग्रह था, दूसरा जो पिंड था वो अन्य नाम का प्लूटो नाम था जिसका, ठीक है, उसको इसने वरुण की तुलना में सूरज से दूर स्थित था वो, ठीक है, और ये क्या करता था? सूर्य की परिक्रमा करता था, ठीक है। इट इज द स्मॉलर देन अर्थ्स मून, और ये छोटा होता था जो पृथ्वी का चंद्रमा होता है, यानी कि सभी ग्रहों का एक उपग्रह होता है, इसी प्रकार से इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा था, ठीक है। When it was discovered, it was called a planet of the solar system. जब इसकी डिस्कवरी ही हुई तो इसको क्या बोला गया? सौर परिवार का एक ग्रह इसको कहा गया। बट लेटर व्हेन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट आर डिस्कवर्ड, लेकिन बाद में इसके अंदर धीरे धीरे कोई अदर ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी की गई, तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है यानी कि IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, ठीक है। पहले हमारे पास था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ठीक है। अब हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। क्लियर? इसने 2006 में इसको रीडिफाइन किया कि जिसमें इसमें क्या किया कि जिसके हिसाब से इसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट थी दूसरे ऑब्जेक्ट की, उनको इन्होंने क्या कर दिया? प्लेनेट के रूप में इनको ग्रह से निकालने के लिए, ग्रह में शामिल होने के लिए उन्होंने बताया कि भाई 2006 में जब इसको रीडिफाइन किया गया तो इसके अंदर और बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट, जो ग्रह बनने के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं वो बहुत सारी चीजों की इन्होंने पूरी करने के लिए, इनको ग्रह बनाने के लिए आवश्यक जो शर्तें थी उनको परिभाषित इन्होंने एक प्रकार से किया। एज पर द डेफिनेशन द स्मॉलर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। उनकी जो डेफिनेशन निकल के आई 2006 में, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो डेफिनेशन थी, रीडेफिनेशन जो उन्होंने अभी बताई थी, उनके हिसाब से जो प्लूटो है वो सबसे छोटा पिंड है, इस वजह से उसको ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में उनको रखा गया। ड्वार्फ यानी कि एक प्रकार से फॉल्स बोल सकते हो, फॉल्स यानी कि एक प्रकार से वमन ग्रह आप इसको बोल सकते हो, जो है भी नहीं भी है, ठीक है। आगे देखो, अमंग द प्लेनेट इट इज इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस इज
विच इज वेरी ब्राइट, यानी कि ग्रहों में जो सबसे वीनस जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। Venus which is very bright, जो Venus है वो बहुत bright है। After the sun and the moon, Venus is the brightest object in the sky। sun और moon के बाद में जो Venus ग्रह है यानी कि शुक्र ग्रह है वो सबसे brightest object है। Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can also be seen with the naked eye। जो मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, इनको भी हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। दे आर सो फार अवे दैट दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट। अब ये ज्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से ये हमें एक डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, जस्ट लाइक स्टार, जैसे कि दूसरे ग्रह दिखाई देते हैं। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड द स्टार। तो इन सब में हम कैसे डिफरेंस कर सकेंगे स्टार्स के बीच में और प्लैनेट के बीच में। अनलाइक प्लैनेट द स्टार अपीयर टू ट्विंकल एट ट्विंकल ए लोट, यानी कि जैसे जो ग्रह होते हैं, ग्रह को जो विपरीत जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अधिक टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इस चीज के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई, यानी कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक एक्टिविटी की जरूरत है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास for most of the year Venus can be located either at dawn or at dusk। यानी कि वर्ष का जो अधिकतर समय होता है उसके अंदर जो शुक्र ग्रह होता है वो हमें या तो सुबह के टाइम में दिखाई देगा या हमें शाम के टाइम में दिखाई देगा। क्लियर, when you are view at dawn look for it near the eastern direction before sunrise। जब अगर आप उसको सुबह के टाइम यानी कि भोर के टाइम में देखते हो तो वो आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा, यानी कि सनराइज होगा उससे पहले। When you are viewing at dusk, जब आप उसको शाम को देखते हैं तो वो सनसेट के बाद में दिखाई देगा और वेस्टर्न डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। क्लियर यहाँ तक। While many of the objects in the sky can be seen with our naked eye directly, जबकि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से डायरेक्टली देख सकते हैं। वी कैन सी दैम ब्राइटर एंड यूजिंग पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स और इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप। इसने बोला कि बहुत आकाश में जो बाइनोकुलर्स होता है या फिर दूरदर्शक होता है, जो टेलीस्कोप जो होता है, उन नामक जो यंत्र होता है उनका उपयोग करके हम जो चमकदार ग्रह होते हैं जो हमें बड़े दिखाई देने लगते हैं उनको हमें ऐसे अनेक धुंधले पिंडों को देखने में वो हमारी मदद करते हैं, जो बिना किसी उपकरण के केवल हमारी आंखों द्वारा ही दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। You may get an opportunity to view the sky through a telescope whenever a night sky watching event is organized in your region। जब भी आपके क्षेत्र में या आपके आसपास के एरिया में कोई भी रात्रि आकाश दर्शन का प्रोग्राम होता है तो आपको उस दूरदर्शन यंत्र के द्वारा आकाश का ऑब्जर्वेशंस करने को अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डू यू नो, क्या आप जानते हो, मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटी फॉर स्कूल स्टूडेंट। दे आर मैनी amateur astronomy clubs all over country which organize sky watching event periodically। Museums and planetariums also organize similar event। इसने क्या बताया कि बहुत सारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट स्काई को देखने के लिए वॉचिंग एक्टिविटी के अंदर स्कूल के स्टूडेंटों के लिए करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो बहुत सारे खगोलीय संगठन होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूजियम हो गया जिसके अंदर आर्टिफिशियल ये जो नेचुरल हमारा कृत्रिम प्लेनेटेरियम है, ये इनको इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके ये लोग क्या करते हैं, ये हमें ये आकाश का अवलोकन करने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। समय समय पर आकाश कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ठीक है। We know that the planet move around the sun। हम जानते हैं कि जो सूरज होता है वो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। Are there any object that move around the planet? क्या जो
कुछ ऐसे ग्रह, ऐसे पिंड हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है कि और भी कोई ऑब्जेक्ट है क्या जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो इसके अंदर देखो, पहला है नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह। प्लेनेट हमने कर लिया, उसके बाद आता है हमारे पास सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। उपग्रह के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लेनेट आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो प्लेनेट यानी कि जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उनको सामान्यतः हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट या फिर वो पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करती है, उसको हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लेनेट। ये क्या करते हैं, ग्रह की तुलना में छोटे होते हैं साइज के अंदर। मून आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लेनेट। जो चंद्रमा है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है ग्रह का, यानी कि नेचुरल उपग्रह है ग्रह का, ठीक है। अर्थ हैज वन मून, यानी कि जो अर्थ होता है उसका एक मून यानी कि वन एक उपग्रह होता है। वाइल मार्स हैज टू मून्स, और मार्स के टू मून्स होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मून्स, यानी कि इनके पास लार्ज नंबर्स के अंदर यानी कि कई इनके उपग्रह होते हैं। फिर आता है हमारे पास पॉइंट आता है कि भाई मून क्या होता है। जनरल यानी कि मोर टू नो के अंदर जो जनरली हमें क्या जानना चाहिए, देखो, in general any object that move around a much larger object can also be called a satellite। इसने बोला कि भाई सामान्यतः ऐसा कोई भी पिंड, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े पिंड की या ऑब्जेक्ट की परिक्रमा करता है, उसे हम सैटेलाइट यानी कि उपग्रह बोलते हैं। उदाहरण के लिए जो पृथ्वी है, फॉर एग्जाम्पल्स अर्थ कैन बी कंसिडर्ड ए सैटेलाइट ऑफ द सन। जो पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो हमारे पास आता है मून। मून क्या है, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। द मून टेक अबाउट 27 डे टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो उसको चंद्रमा को माना जाता है। ये अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए कितने दिन लेता है, 27 दिन लेता है एक चक्र पूरा करने में, ठीक है। इट इज आवर नियरेस्ट नेबर्स इन द स्पेस। ये अंतरिक्ष में हमारा पड़ोसी है, यानी कि नियरेस्ट पड़ोसी है। अनलाइक द अर्थ, जैसे कि अर्थ है, देयर इज हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। इसके विपरीत जो चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर होता है, ठीक है। हाउ बिग इज द मून एज कंपेयर टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा होता है वो कितना बड़ा होता है। द अर्थ, ओके, द मून इज अबाउट ए क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन द डायमीटर। जो चंद्रमा है उसका, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का यानी कि क्वार्टर हिस्सा है, लगभग एक चौथाई हिस्सा ही है, ठीक है। द मून्स सरफेस शो सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रेटर्स, यानी कि जो चंद्रमा होता है उसका जो सरफेस एरिया, सरफेस है वो सर्कुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है। कटोरी नुमा उसकी संरचना हमें दिखाई देती है, जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, आगे देखो। Most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface since there is। इसने बताया कि जो ज्यादातर क्रिएटर्स होते हैं, ये अधिकांश जो अंतरिक्ष से आई हुई जो चट्टान होती हैं, वो क्या करती हैं, ग्रहों के आघात से बनी होती हैं। चंद्रमा पर जब एटमॉस्फेयर यानी कि की वजह से ये बनती है। मून सरफेस सिंस देर इज नो एटमोस्फियर वाटर्स और लाइफ ऑन द मून्स। इसने क्या बताया कि मून के ऊपर वायुमंडल भी नहीं है, जल और जमीन जीवन विद्यमान न होने के कारण ये सारी संरचनाएं उसकी सतह पर एक लंबे समय से, एक लॉन्ग टाइम से बनी हुई है। ऑल्दो मून इज वेरी फार, ह्यूमन हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून्स। यहाँ तक कि जो मून है वो हम लोगों से दूर है, अर्थ से दूर है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं मून को समझने के लिए, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए। इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशन टू स्टडी द मून। इंडिया ने 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए हैं मून की स्टडी करने के लिए। एंड फर्दर मिशन इज बीइंग प्लान, यानी कि और 4th मिशन का वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो 3 कौन कौन से भेजे हैं वो देखते हैं अभी हमें।
मोर टू नो के अंदर डू यू नो, क्या आप ये जानते हो, इसके अंदर हम कोशिश करते हैं जानने की। देखो, to improve our understanding of the move, India's first mission to the moon Chandrayaan first was launched in 2008 and the second mission Chandrayaan second in 2019। यानी कि अपनी चंद्रमा से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको हम समझने के लिए इंडिया ने सबसे पहला जो चंद्रयान था वो कब लॉन्च किया, 2008 के अंदर। दूसरा कब लॉन्च किया, 2019 के अंदर। और जो तीसरा चंद्रयान है वो कब लॉन्च किया गया, वो जुलाई 2023 के अंदर, ठीक है। And its Vikram lander carrying the Pragyan rover successfully soft landed on the moons on 23 August 2023। अब इनका जो लैंडर था विक्रम, जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था, उसके इन्होंने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उसको इजिली उतार दिया था। विद दिस मिशन, इस मिशन के साथ इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव ए लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल। अपनी इस मिशन के साथ ही जो भारत है वो चंद्रमा के जितने भी दक्षिणी ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाले देशों में विश्व में सबसे पहला देश बन गया था। और अपनी इस सफलता को, टू मार्क दिस सक्सेस, अपनी इस सफलता को शो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 23 अगस्त टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। यानी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए करते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को जो इनका विक्रम लैंडर था, जो अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लेकर गया था, उसको इन्होंने चंद्रमा के ऊपर इजिली लैंड करवा दिया था 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर? इन इंडिया A fourth mission, Chandrayaan 4, is being planned, which aim to bring back soil and rock sample from the moon। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो चंद्रयान 4 है उसकी योजना बनाई जा चुकी है और उसका लक्ष्य क्या है, चंद्रमा से मिट्टी पत्थर के टुकड़े लाना, वो उसका मिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। फिर आता है कोमेट। कोमेट क्या होते हैं, धूमकेतु होते हैं। एस्टेरॉइड देखो, द सन एंड द प्लेनेट आर नियरली स्पेरिकल्स इन द शेप। जो सूरज होते हैं और ग्रह होते हैं वो लगभग आकृति में गोलाकार के होते हैं। There are many small objects in the solar systems। बहुत सारे छोटे छोटे और सोलर सिस्टम्स के अंदर और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। आर रॉकी एंड इरेगुलर शेप्स, जिनकी जो चट्टानी होते हैं और उनकी शेप जो होती है वो निश्चित नहीं होती, अनियमित होती है। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो पॉइंट ये आता है बेटा हमारे पास कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह वो होते हैं जो सौर परिवार में बहुत से ऐसे पिंड होते हैं जिनकी ना तो रेगुलर शेप होती है ना साइज होता है, ठीक है, उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज एस्टेरॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन इन पाथ दैट लाइट बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड द जुपिटर्स। इनमें से अनेक जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनमें मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में अपने अपने जो मार्ग होते हैं, अपने अपने जो पथ होते हैं, उनमें सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये जो रीजन होता है ये क्या कहलाता है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहलाता है, यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है। अभी हमने डायग्राम 12.7 में देखा था कि एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो वो एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, वो एस्टेरॉइड बेल्ट वही है, वो रीजन है जहाँ पे ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये मार्स और जुपिटर्स के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं बीच में। ओकेजनली एस्टेरॉइड पास वेरी क्लोज टू द अर्थ। कभी कभी जो एस्टेरॉइड होते हैं वो अर्थ के बहुत पास से भी गुजरते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ एस्टेरॉइड आर फ्रॉम 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर। जो क्षुद्र ग्रहों का आकार होता है वो 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक आता है कोमेट। कोमेट क्या होता है, धूमकेतु जिसको हम बोलते हैं कोमेट को, ठीक है। सम टाइम वी हैव विजिटर्स फ्रॉम द आउटर रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कभी कभी हम क्या करते हैं, सौर परिवार का जो बाहरी क्षेत्र होता है उसको, उसके अंदर पिंड और बहुत सारे
सौर परिवार आते हैं, हमारे सौर परिवार आते हैं, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट विद लॉन्ग टेल आर कॉल्ड कोमेट। इन ऑब्जेक्ट के अंदर एक लॉन्ग टेल होते हैं, लंबी पूंछ वाले भी पिंड होते हैं, जिनको हम कोमेट बोलते हैं, यानी कि धूमकेतु बोलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, गैसेस, रॉक्स एंड द आइसेस। और ये किससे बने होते हैं? डस्ट से, गैसेस से और पत्थर के टुकड़ों से, बर्फ से बने होते हैं। एज ए कोमेट अप्रोचेस क्लोज टू द सन, इनमें से यानी कि जैसे ही धूमकेतु सूर्य से ओके, एज ए comet approach close to the sun, the frozen materials in it start evaporating। जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं वो क्या होते हैं? धुंधले दिखाई देने लगते हैं, और एक सीमा के बाद वो बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देख पाना उनको संभव नहीं हो पाता। दिस evaporating material from the tail of the comet appear dim as they move away from the sun, and then it is possible to see with the naked eye। जैसे जैसे वो दूर जाते हैं, क्या होता है, जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है तो इनमें जो जमे हुए पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? इवोपरेट होने लगते हैं, और जैसे ही वो इवोपरेट होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, जो धूमकेतु होते हैं उनकी पूंछ जो वाष्पित पदार्थ होता है उसी वजह से उनकी पूंछ बनती है, और जैसे जैसे वो दूर जाते हैं वो धुंधले दिखाई देने लगते हैं, और एक सीमा के बाद उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है। ये सारी चीजें हमें नहीं हो पाती। Many comet have been found that revolve around the sun। बहुत सारे जो कोमेट होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। These comet approach close to the sun periodically। ये जो धूमकेतु होते हैं ये क्या करते हैं? समय अवधि के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद सूर्य के निकट आते हैं। However, there are a few comet that escape and move out of the solar system। इनमें से कुछ धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं, और कुछ अन्य टूट जाते हैं या सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर वो उनमें से गिर जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, वी हैव लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट विच फॉर्म द सोलर सिस्टम्स। अब हम क्या करते हैं? हम उन पिंडों के बारे में जानते हैं जो उन पिंडों के बारे में जाना जो मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। विच आर दीज ऑब्जेक्ट, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? सन है, 8 प्लैनेट है, मून है, और मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एस्टेरॉइड, कॉमेट टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब हमारा जो सौर परिवार है वो किन किन से मिलके बना होता है? वो सूरज से मिलके बना होता है, प्लैनेट ग्रह से मिलके बना होता है, मून से, और जितने भी उसके अंदर एस्टेरॉइड, उपग्रह, कॉमेट, जितने भी सारी चीजें जो हमने इसके अंदर डिस्कस की वो सारी चीजें क्या बनाती हैं? सौर परिवार को बनाती हैं। The sun, our star, is the largest and the heaviest object in the solar system। जो सूरज है वो क्या है? सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है, ठीक है। The sun produced almost all the energy in the solar system। जो सूरज है वो क्या करता है? वो सोलर सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। All other object in our solar system shine due to the sunlight they reflect from their surface। अब जो सोलर सिस्टम के जितने भी पिंड होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अपने सतह में परावर्तित करते हैं, इसी कारण से वो लोग चमकते रहते हैं। क्लियर? व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम्स? इसने पूछा कि भाई अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है। अब हमारे पास आता है मोर टू नो के अंदर क्या है? मोर टू नो के अंदर है, वन फेमस कोमेट इज द हेले कोमेट विच अपीयर्स एवरी 76 ईयर। इट्स लास्ट अपीयरेंस वाज इन 1986। एक प्रसिद्ध धूमकेतु है जो कि 76 साल में एक बार दिखाई देता है। पिछली बार जो ये धूमकेतु दिखाई दिया गया था ये दिया गया था 1986 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इन संस्कृत यानी संस्कृत के अंदर एंड फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेज ए कोमेट इज कॉल्ड धूमकेतु। संस्कृत और कुछ अन्य जो इंडियन भाषा होती हैं जिनके अंदर कोमेट को क्या बोला जाता है? धूमकेतु बोला जाता है। वेरियस ट्राइब इन इंडिया आल्सो कॉल्ड इट पूचा तारोस्टार्स विद ए टेल, जेंडाया तारोस्टार्स लाइक ए फ्लैग। यानी कि जो दूसरी जनजाति होती हैं जिनके अंदर इसे पूछा तारो यानी कि पूछ वाला तारा अथवा झेंडुया तारो यानी कि झंडे जैसा तारा भी
कहते हैं। इन मैनी कल्चर्स कोमेट हैव बीन फियर्ड एंड इट वाज अर्लियर बिलीव्ड दैट कोमेट ब्रिंग बैड लक। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं उनके अंदर धूमकेतु से लोग भयभीत हो जाते हैं और ये माना जाता है कि धूमकेतु अपने साथ क्या लेके आता है, बैड लक लेके आता है। हाउएवर थैंक टू साइंटिस्ट we now know that these are just icy rocky visitors making a trip close to the sun। हम अपने वैज्ञानिकों का हमें क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि हम ये जानते हैं कि ये मात्र क्या है, बर्फीली चट्टानों से आने वाले जो आगंतुक जिसको हम बोलते हैं वो हैं और ये सूर्य के पास होकर गुजर जाते हैं। क्लियर। अब हमारे पास था कि भाई सूर्य के आगे भी क्या क्या होता है, तो वो पॉइंट है हमारे पास द मिल्की वेव यानी कि गैलेक्सी। गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, आकाशगंगा होती है। In the moonless night sky viewed from the dark locations away from the city light, one can see an extended faint band to the light from near north to the south across the sky। इसने क्या बताया कि जो चंद्रमा होता है, मूनलेस नाइट स्काई यानी कि चंद्रमा रहित जो आकाश में शहर की डार्क लोकेशन अवे फ्रॉम द सिटी लाइट यानी कि शहर की जो लाइट होती है उनसे दूर अंधेरे किसी स्थान में हम अगर ऑब्जर्वेशन करें, अगर हम अवलोकन करें तो आकाश के अंदर इसने बताया कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, उत्तर के पास से दक्षिण तक प्रकाश की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। दिस इज आवर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। ये हमारी होम गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वेव गैलेक्सी, आकाशगंगा। ए गैलेक्सी हैज मिलियन टू बिलियन ऑफ द स्टार। इस गैलेक्सी के अंदर हमारे पास मिलियंस यानी कि करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वेव गैलेक्सी। जो हमारा सौर परिवार है वो क्या है, मिल्की वेव गैलेक्सी का ही भाग है यानी कि आकाशगंगा मंदाकिनी का हिस्सा है। ये हमें एक आकाशगंगा दिखाई गई डायग्राम के अंदर, डार्क लोकेशन लद्दाख इंडिया के अंदर, ठीक है। लद्दाख के अंदर आकाशगंगा दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की वेव गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा के बाद, मंदाकिनी आकाशगंगा के बाद क्या है, उससे परे भी क्या है। तो इज देयर लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स, क्या ब्रह्मांड में अन्य कहीं जगह जीवन है। तो फिर आता है हमारे पास यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वेव गैलेक्सी। जो मंदाकिनी है उसके यानी कि आउटर स्पेस के अंदर भी बहुत सारी मंदाकिनियां होती हैं जिनके अंदर तारे होते हैं। मंदाकिनी ब्रह्मांड की रेशियो को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन करते हैं। साइंटिस्ट स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द स्टार गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी स्टडी करते हैं स्टार्स, गैलेक्सीज और यूनिवर्स के बारे में समझने के लिए, ठीक है। We do not know yet if life exists elsewhere in the universe। अगर अब हम अभी तक नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है या नहीं है। The search for life has been directed mostly toward exoplanet, the planet discovered revolving around the other stars in our galaxies। क्या बता रहा है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसमें अनेक ग्रह की खोज की गई जो अपने तारों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इनकी जो बाह्य सरफेस होता है, टिल नाउ साइंटिस्ट हैव नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ लाइफ बट दिस सर्च इज एन कंटिन्यू। यानी कि परिक्रमा, इनका जो बाह्य ग्रह होते हैं उनमें कहीं भी जीवन के अस्तित्व का कोई एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिला है, किंतु जीवन की खोज यानी कि लाइफ की जो सर्चिंग है वो कंटिन्यू अभी चल रही है, ठीक है। अभी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना जो सर्च है वो करते जा रहे हैं। तो यहाँ तक था वही हमारा चैप्टर आज हमारा हो गया खत्म और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।